आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके व्यापम में पूछे जाते हैं उनके संबंध में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक एक क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, RTE अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? विकल्प है आपके पास 2008, 2009, 2010 या फिर 2012। RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास 19, 21A, 45 या फिर 51। तो शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है, जिसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक। शिक्षा किस कक्षा तक अनिवार्य है? तो शिक्षा जो है कक्षा 8वीं तक अनिवार्य है। 8वीं कक्षा तक आपको अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करना है। बात करते हैं 5वें प्रश्न की। EVS के लिए निजी विद्यालयों में सीटों का आरक्षण कितना है? विकल्प है आपके पास 15%, 20%, 25% या फिर 30%। तो कमजोर वर्ग के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान है RTE अधिनियम 2009 के तहत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। धारा 16 किससे संबंधित है? विकल्प है स्कूल प्रबंधन, छात्र की पहचान से, किसी को फेल न करने की नीति से या फिर पौष्टिक आहार से। तो धारा 16 जो है वो किसी को फेल न करने की नीति से संबंधित है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। 7वां प्रश्न है, धारा 17 किससे संबंधित है? विकल्प है आपके पास मूल्यांकन, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध, SMC गठन या फिर छात्र शिक्षक अनुपात। तो धारा 17 के तहत किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जा सकता। मारने पीटने पर प्रतिबंध है। कोई भी शिक्षक बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता, अन्यथा उस पर कार्रवाई हो सकती है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8वां है, RTE के अनुसार मूल्यांकन व्यवस्था है। तो क्या वार्षिक परीक्षा के द्वारा बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बोर्ड परीक्षा के द्वारा, या फिर बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए ताकि उसकी गलतियों में सुधार हो। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? विकल्प है आपके पास 35:1, 30:1, 25:1 या फिर 40:1। तो प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए, अर्थात 30 विद्यार्थियों को एक शिक्षक पढ़ाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्यालय के विकास के लिए समिति का नाम क्या होना चाहिए? PTA, UDAIS, SMC या फिर NIOS। तो विद्यालय में जो समिति गठित की जाती है उसका नाम होता है शाला प्रबंधन एवं विकास समिति। तो SMC इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करें 11वें प्रश्न की। SMC में अभिभावकों की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? 60%, 70%, 75% या फिर 90%। तो शाला प्रबंधन समिति में पालकों की जो भागीदारी है वो 75% होनी चाहिए,
प्रत्येक शाला में शाला विकास समिति होती है, जिसमें पालकों से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल छोड़ चुके बच्चे को प्रवेश किस कक्षा में देना चाहिए? विकल्प है आपके पास आयु उपयुक्त कक्षा में, कक्षा 1 से, परीक्षा के बाद ही, या फिर किसी में भी नहीं। मान लेते हैं मैंने स्कूल को दूसरी क्लास में छोड़ दिया था और फिर मैं 2 साल बाद फिर से प्रवेश लेना चाहता हूँ, तो मेरी आयु जो है उसके हिसाब से मुझे किसी भी उपयुक्त कक्षा में भर्ती किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस श्रेणी में आता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? विकल्प है आपके पास 42वां संशोधन, 62वां संशोधन, 86वां संशोधन या फिर 101वां। तो संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालय में कौन सी शिक्षा आवश्यक है? विकल्प है आपके पास परीक्षा पर आधारित, दंड पर आधारित, बाल केंद्रित, केवल सैद्धांतिक शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। बच्चे को उसके हिसाब से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम में विद्यालय की मान्यता कौन रद्द कर सकता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगम या फिर बीओ। तो राज्य में स्थित किसी भी स्कूल की मान्यता राज्य सरकार रद्द कर सकती है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, धारा 29 किससे संबंधित है? शिक्षक के प्रशिक्षण से, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन से, फीस वसूली या फिर प्रवेश प्रक्रिया से। तो धारा 29 जो है वो फीस वसूली से संबंधित है। किसी भी बच्चे से फीस वसूल नहीं किया जा सकता। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, आरटीई किस आयु तक बच्चों का शारीरिक दंड पूर्णतः प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो आरटीई अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मारा या फिर पीटा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, 14 वर्ष। 19वां प्रश्न है, स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रावधान है? अलग कक्षा, आयु उपयुक्त कक्षा, रात्रि स्कूल या फिर परीक्षा के बाद ही प्रवेश। तो जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके रहते हैं उन्हें आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश मिलता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। की बात करते हैं, आरटीई के अनुसार स्कूलों में किस चीज की अनुमति नहीं है? प्रार्थना, यूनिफॉर्म, फीस वसूली या फिर मध्याह्न भोजन। तो स्कूल में प्रार्थना, यूनिफॉर्म और मध्याह्न भोजन की अनुमति है, लेकिन आरटीई 2009 के अनुसार फीस वसूली की अनुमति स्कूलों में नहीं है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। हैं अगले प्रश्न की, शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन। विकल्प है आपके पास पूरी तरह से अनुमति, आंशिक अनुमति, प्रतिबंधित या फिर विद्यालय निर्णय लेगा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा प्रतिबंधित। कोई भी सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं ले सकता। यह आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, आरटीई के अनुसार विद्यालय किसके लिए बाध्य है? ऑप्शन है आपके पास विकल्प
ऑप्शन है आपके पास शुल्क लेना, प्रवेश परीक्षा लेना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, छात्रों को फेल करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चे से शुल्क नहीं लिया जा सकता तथा बच्चे की प्रवेश परीक्षा भी नहीं लेनी है, छात्रों को फेल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए विद्यालय बाध्य है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम को लागू करने वाली प्रमुख संस्था है। विकल्प है आपके पास यूनिसेफ, एनसीटीई, एनसीईआरटी या फिर भारतीय सरकार। तो भारतीय सरकार के द्वारा इसे संविधान में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक पात्रता के मानक निर्धारित करता है। विकल्प है एनआईओएस, एनसीटीई, एससीईआरटी या फिर शिक्षण संस्थान। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा एनसीटीई, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई के अनुसार छात्र की प्रगति क्या साल में एक बार मापनी चाहिए या फिर निरंतर बोर्ड परीक्षा के द्वारा या फिर मासिक परीक्षा द्वारा। तो छात्र की जो प्रगति है उसको साल में निरंतर मापा जाना चाहिए, तभी हमें बच्चे की कमजोरी पता चलेगी और हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आरटीई किस प्रकार के बच्चों के समावेशन पर बल देता है? केवल होनहार बच्चों का समावेशन किया जाना चाहिए या फिर सामान्य बच्चों का, दिव्यांग एवं कमजोर बच्चों का, फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों का। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा दिव्यांग एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का समावेशन किया जाना चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग एवं कमजोर वर्ग के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, आरटीई के अनुसार विद्यालय में शिक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? अनुशासनात्मक, दर पर आधारित, बाल मित्र एवं भयमुक्त, प्रतियोगी। तो स्कूल का जो वातावरण है वो बाल मित्र होना चाहिए एवं किसी भी प्रकार का भय स्कूल में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न पर, एसएमसी का क्या कार्य है? ट्यूशन चलाना, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास योजना बनाना, परिणाम घोषित करना या फिर शिक्षक का चयन। तो एसएमसी का जो कार्य है वो विद्यालय के लिए विकास योजना बनाना है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है साल में एक बार परीक्षा, साल में 2 बार परीक्षा, पूरी वर्ष बच्चे की निरंतर जांच या फिर बोर्ड परीक्षा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है पूरे वर्ष बच्चे की लगातार जांच। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, आरटीई अधिनियम को लागू करने वाला देश में पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा बिहार। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने आरटीई अधिनियम को लागू किया था तथा हमारा जो देश है वो पूरे विश्व का 135वां देश बना जिसने आरटीई अधिनियम को लागू किया। यह बात भी आपको याद रहना चाहिए। खैर 32वां प्रश्न है, क्या आरटीई अधिनियम निजी स्कूलों पर भी लागू होता है? ऑप्शन है आपके पास हाँ, नहीं, केवल सरकारी स्कूलों पर या फिर केवल हाई स्कूल पर। तो आरटीई अधिनियम जो है सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर लागू होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, आरटीई के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अनिवार्य रूप से अंग्रेजी, अनिवार्य रूप से हिंदी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, राज्य के निर्णय के अनुसार। तो शिक्षा जो है बच्चे को मातृभाषा में या फिर स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए जिससे बच्चे को आसानी हो शिक्षा ग्रहण करने में। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें 34वें प्रश्न की, आरटीई 2009 लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो आरटीई 2009 लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था तथा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा
इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की गई थी और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 26 अगस्त 2009 को आरटीई अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, आरटीई 2009 पूरे भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को आरटीई पूरे भारत में लागू किया गया। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। 37वां प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? विकल्प है आपके पास 150 दिन, 180 दिन, 200 दिन या फिर 220 दिन। तो 5वीं के स्तर के लिए न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन होने चाहिए तथा 8वीं के स्तर के लिए 220 दिन होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न की। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? विकल्प है 180 दिन, 200 दिन, 210 दिन या फिर 220 दिन। तो आरटीई के अनुसार कक्षा 6वीं से 8वीं के स्तर के लिए न्यूनतम कार्य दिवस 220 दिन होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6वीं से 8वीं में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? विकल्प है आपके पास 25:1, 30:1, 35:1 या फिर 40:1। तो विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए माध्यमिक स्तर पर। अगर 70 विद्यार्थी हो तो हमें कितने शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी? 2 शिक्षक। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।